दोस्तों स्वागत है आपका पोस्टल स्टडीज़ की ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए शुरू कर। तो हम देखेंगे विंडो डिलीवरी के बारे में। हम देखेंगे विंडो डिलीवरी क्या होती है। विंडो डिलीवरी में से दोस्तों हम देखेंगे पोस्ट बॉक्स सिस्टम नहीं होता है। विंडो डिलीवरी में जितने भी आपके आर्टिकल होते हैं वो आप खुद से कलेक्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस की विंडो में आके। ठीक है दोस्तों, विंडो में या फिर पोस्ट ऑफिस के काउंटर से। तो जितने भी आपके आर्टिकल्स होते हैं पोस्ट ऑफिस की विंडो डिलीवरी के लिए वो लूज्ड होने चाहिए, मतलब कि वो बंडल्स में नहीं होने चाहिए, वो बड़े आर्टिकल्स नहीं, वो सिंगल आर्टिकल्स होने चाहिए। प्लस आपको एक रिटन एप्लीकेशन देना होगा पोस्ट ऑफिस में अगर आपको विंडो डिलीवरी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका विंडो डिलीवरी हो गया। आगे चलते हैं। आगे आपका है दूतों को आर्टिकल्स की डिलीवरी। ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे हम दूतों को आर्टिकल्स की डिलीवरी कब दी जाती है। जहाँ पे नो डेली डिलीवरी बाय पोस्टमैन, जहाँ पे हमारा जो पोस्टमैन है वो डेली डिलीवरी नहीं दे पाएगा, वहाँ पे मैसेंजर मस्ट पे ड्यू पोस्टेज और एडवांस। जो आपके दूत हैं उन्हें सबसे पहले तो जितना भी पोस्टेज उसमें ड्यू है आपकी डिलीवरी में उसे देना होगा अगर आपको डिलीवरी लेनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं वीपी आर्टिकल्स डिलीवरी। वीपी आर्टिकल्स डिलीवरी टू मैसेंजर्स, ये हम पढ़ चुके हैं क्लॉज नंबर 43 में विस्तार से। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं पेमेंट ऑफ एमओ टू मैसेंजर। ठीक है दोस्तों, पेमेंट ऑफ एमओ टू मैसेंजर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बंद हो चुका है दोस्तों। इसकी जगह ईएमओ शुरू हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसकी जगह ईएमओ शुरू हुआ है जिसे हम बाद में दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अभी। आगे है डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल टू मैसेंजर और टू केयर पार्टी। ठीक है दोस्तों, हम इसे देख लेते हैं ये किस किस शर्तों में होता है। हम देख लेते हैं इसे। इफ़ एड्रेसी ऑथोराइज पोस्टमास्टर इन रिटर्न, अगर जो आपकी एड्रेसी है वो पोस्टमास्टर को लिखित में दे कि आप मेरे रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की डिलीवरी मैसेंजर मेरे दूत हैं उन्हें दे सकते हैं, तो हम उन्हें आपके रजिस्टर्ड आर्टिकल की डिलीवरी दे देंगे। किस सूरत में? अगर एड्रेसी पोस्टमास्टर को ऑथोराइज कर रहे हैं लिखित में। ठीक है दोस्तों, इसमें देखने वाली बात यह है कि वैल्यूएबल आर्टिकल्स को नहीं दिया जा सकता है, वो हमने क्लॉज 43 में पढ़ चुके हैं हम उसे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक और बात है। इफ़ एड्रेसी डज नॉट ऑथराइज मैसेंजर टू साइन रिसिप्ट एक्नॉलेज। ठीक है दोस्तों, इन केस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल एंड इंश्योर आर्टिकल, अगर एड्रेसी मैसेंजर को ऑथोराइज नहीं कर रहे हैं साइन करने के लिए किसी भी रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट को, तो क्या किया जाएगा? उस केस में एक रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट भेजा जाएगा एड्रेसी के पास। जब एड्रेसी उसे साइन करके भेज देंगे तो हैंडओवर किया जाएगा रजिस्टर्ड आर्टिकल या इंश्योर्ड आर्टिकल को मैसेंजर को। ठीक है दोस्तों, ये जो एग्रीमेंट रहेगा ये 3 साल का रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका इस प्रकार से आपका डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स टू मैसेंजर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स या मनी ऑर्डर टू स्टूडेंट्स। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं ये कैसे होगा। कैन बी डिलीवर्ड टू हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन और अदर ऑथोराइज्ड पर्सन। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल आता है स्टूडेंट के लिए, वो डायरेक्टली स्टूडेंट को आप डिलीवर नहीं कर सकते, उसे आपको डिलीवर करना होगा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा जो उन्हें, या फिर अदर ऑथराइज्ड पर्सन जो होंगे केयर टेकर वगैरह स्टूडेंट्स के उन्हें। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। इसके लिए जो आपका स्टूडेंट को रजिस्टर्ड आर्टिकल की डिलीवरी के लिए अप्रूवल चाहिए होता है हेड ऑफ द सर्कल का, जो आपका सीपीएमजी होता है। ठीक है दोस्तों, और फिर फॉर इंश्योर्ड आर्टिकल, अगर कोई इंश्योर्ड आर्टिकल है ना, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स में इंश्योर्ड है वो आर्टिकल, तो या एमओ है, तो उसके लिए आइडेमनिटी बॉन्ड बनाना होता है जिसकी अप्रूवल भी एचओसी से मिलती है। ठीक है सर, ये हो गया आपका डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल। हम आगे बढ़ते हैं। अकाउंट्स विद प्लेंटर्स। ठीक है दोस्तों, अकाउंट विद प्लेंटर्स देख लेते हैं क्या होता है। इन केस ऑफ प्लेंटर्स फॉर पीपल यूनिट्स ऑफ डिफेंस, परमिट होल्डर्स, बिजनेस कार्ड, है ना, बिजनेस कार्ड होल्डर्स, इन सभी के लिए साथ ये अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है सर, है ना, वो आर इन हैबिट ऑफ रिसीविंग अनपेड कोरस्पेंडेंस। इन्हें ये प्लेंटर्स और जो फॉर पीपल्स होते हैं, इन्हें जिन्हें कोरस्पोंडेंस आते रहते हैं, अनपेड जो कोरस्पोंडेंस होते हैं, उनके उनके लिए क्या किया जाता है, पोस्ट ऑफिस एक डिलीवरी अरेंज कर सकता है उनके जो मैसेंजर होते हैं उनके लिए। ठीक है,
ये पर इनका जो बाय एडवांस पेमेंट डिपॉजिट, परंतु उसकी जो पेमेंट है वो एडवांस डिपॉजिट करनी होती है उन्हें, और एक अकाउंट उनके साथ बनाया जाता है जिसमें उनकी हर एक डिलीवरी का लेखा जोखा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे है इसमें नंबर 2 पे, एड्रेसी विशिंग टू हैव एयर मेल आर्टिकल्स। अगर एड्रेसी जो है वो एयर बाय एयर अपने मेल आर्टिकल रिसीव करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए क्या करना होगा, उन्हें सबसे पहले तो अपने जो एयर मेल के लिए है एडवांस में सफिशेंट मनी देना होगा, ताकि वो जितने भी उसमें फ़ीस लगी है वो कवर हो जाए। ठीक है दोस्तों, और अगला है एड्रेसी मस्ट गिव रिटन इंस्ट्रक्शन टू पीओ। अगर उन्हें एयर मेल चाहिए तो उन्हें पीओ को रिटन इंस्ट्रक्शन देनी होगी, अगर एयर मेल चाहिए एड्रेसी को। ठीक है दोस्तों, तो यह था आपका अकाउंट विद प्लांटर्स। आगे चलते हैं पोस्ट रिस्टांटे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम आईडी कार्ड्स पे। ठीक है दोस्तों, आईडी कार्ड से मतलब हमारा यहाँ पे स्टाफ आईडी कार्ड से नहीं है, ये पब्लिक आईडी कार्ड से है जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा दिया जाता है। ये किन्हें दिया जाता है वो देख लेते हैं। फॉर बेनिफिट्स ऑफ टूरिस्ट, ठीक है, टूरिस्ट ट्रैवल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनीज, ठीक है, और ऐसे लोगों को जो अपनी आइडेंटिटी को प्रूव नहीं कर पा रहे। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से इशू होता है, ये हेड पोस्ट ऑफिस से इशू होंगे जो भी आईडी कार्ड्स होंगे। ठीक है दोस्तों, इफ़ ये आईडी कार्ड जो होंगे वो हेड ऑफिस से इशू होंगे, और इशू किस प्रकार से होंगे वो भी देख लेते हैं। इफ़ आइडेंटिटी इज़ वेल इस्टेब्लिश्ड इन लोकेलिटी, अगर आपको लोकेलिटी में लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं तो नोन टू पोस्ट मास्टर, या फिर आप नोन होने चाहिए पोस्ट मास्टर के, तो ये इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब पोस्ट ऑफिस में भी अवेलेबल होता है। ठीक है दोस्तों, कार्ड में क्या क्या रहेगा, आपके कार्ड में रहेगा आपका फुल डिस्क्रिप्शन, आपका नाम, आपका पता, आपका सब कुछ, साइन रहेगी आपकी, और आपकी फ़ोटो रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसकी वैलिडिटी जो है वो 3 साल की रहेगी, और कार्ड का जो साइज़ रहेगा वो रहेगा 88 mm इंटू 63 mm। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसका जो यूज़ रहेगा वो ऑप्शनल होगा, ऐसा नहीं है कि ये आईडी कार्ड होके सब कुछ आपका हो जाएगा। इसका जो यूज़ है वो ऑप्शनल रहेगा। पोस्ट मास्टर आपसे एडिशनल प्रूफ की डिमांड भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ध्यान में रखने वाली चीज़ है। अगर आपका आईडी कार्ड गुम हो जाता है और डुप्लीकेट आईडी कार्ड आपको चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको उसके लिए फ़ी भरनी होगी और एक रिटन डिक्लेरेशन देना होगा पोस्ट ऑफिस को कि मेरा आईडी कार्ड गुम हो गया है और न्यू चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका आईडी कार्ड और किस प्रकार से आपका नया आईडी कार्ड आपको मिलेगा। आगे चलते हैं। आगे है आपका पोस्ट रिस्टांटे। पोस्ट रिस्टांटे किस लिए बनाया जाता है वो भी देख लेते हैं। पोस्ट रिस्टांटे फॉर कन्वीनियंस ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड ट्रैवलर्स। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेंजर्स और ट्रैवलर्स की सुविधा के लिए बनाया जाता है ये, और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 3 महीने की रहती है। 3 महीने तक आपको इसे यूज़ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं पोस्ट रिस्टांटे होता क्या है दोस्तों। पोस्ट रिस्टांटे की डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑल आर्टिकल सुपरस्क्राइब्ड, है ना, ऑल आर्टिकल सुपरस्क्राइब्ड, जिन जिन आर्टिकल्स पे ये लिखा हो। ठीक है दोस्तों, टू बी कीप्ड टिल कॉल्ड फॉर। ठीक है, और आर्टिकल एड्रेस से पोस्ट ऑफिस, आर्टिकल में एड्रेस होगा पोस्ट ऑफिस का, या फिर टू अवेट अराइवल, हमारे आने तक वेट करने के लिए जिसमें लिखा होगा। ऐसे आर्टिकल्स पोस्ट रिस्टांटे में लिखे जाते हैं। ये बनाए किस लिए जाते थे दोस्तों, ये बनाए जाते थे टूरिस्ट और स्ट्रेंजर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कोई स्ट्रेंजर्स आपके टाउन में आ रहा है और आपके टाउन में उनको इस पर्टिकुलर समय में वो आपके टाउन में है और उनकी एक मेल आनी है, तो आपके वहाँ का एड्रेस देंगे वो और खुद आके रिसीव कर लेंगे, तो वो पोस्ट, है ना, पोस्ट रिस्टार्टे होगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या होना चाहिए। मस्ट गिव नेम ऑफ द एड्रेसी। पोस्ट रिस्टार्टे में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो एड्रेसी होगा जिसके लिए वो आर्टिकल होगा उसका नाम होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, और क्या क्या नहीं होना चाहिए उसमें वो भी देख लेते हैं। नॉट अलाउड है इनिशियल्स, इनिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होने चाहिए इसमें, फिगर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो इनिशियल्स हो, किसी जिसमें कोई जानकारी, खुफिया जानकारी वगैरह हो, या फिर फिगर्स में हो, है ना, जो डॉक्यूमेंट्स फिगर्स में हो वो नहीं होने चाहिए। और क्रिश्चियन नेम नहीं होना चाहिए विदाउट सरनेम। क्रिश्चियन नेम हो विद सरनेम हो वो चलेगा, परंतु
बिना सरनेम के नाम नहीं होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा फिक्शियस नाम नहीं होना चाहिए, काल्पनिक नाम। जो भी हो वो ओरिजिनल नेम होना चाहिए आपका। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। डिस्पोजल ऑफ पोस्ट रिस्टांटे। ठीक है दोस्तों, पोस्ट रिस्टांटे आर्टिकल इज केप्ट इन पोस्ट ऑफिस अप टू 1 मंथ। ठीक है दोस्तों, जो भी पोस्ट रिस्टांटे के आर्टिकल्स हो गए वो उनको आप पोस्ट ऑफिस में 1 महीने तक के लिए रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीपीआर वैल्यू पेबल जो पोस्ट रिस्टांटे के आर्टिकल्स होंगे उन्हें 7 दिनों तक आप रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी इसके लिए अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस भी देख लेते हैं। पोस्ट रिस्टांटे में क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी पोस्ट ऑफिस की पोस्ट रिस्टांटे के आर्टिकलों के लिए। ठीक है दोस्तों, वो देख लेते हैं। लिमिटेड टू प्रिस्क्राइब पीरियड। ठीक है दोस्तों, ये रहेगी लिमिटेड टू प्रिस्क्राइब पीरियड। जो आपके प्रिस्क्राइब पीरियड में जो आपके आर्टिकल में लिखा है और जो हमने यहाँ पे पढ़ा, इन पोस्ट ऑफिस 1 मंथ लिमिटेड पीरियड के लिए पोस्ट ऑफिस की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपके आर्टिकल की। अगर आप उस पीरियड के बाद आते हो तो पोस्ट ऑफिस की उसके में कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हम। आगे है हमारा रीडायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, रीडायरेक्शन से हम क्या समझते हैं वो भी देख लेते हैं। आर्टिकल्स विच कैन नॉट बी डिलीवर्ड बाय पीओ पोस्ट ऑफिस may be redirected free of charge to another PO। ऐसे आर्टिकल जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा डिलीवर नहीं किए गए हैं उन्हें किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस में रीडायरेक्ट किया जा सकता है, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है दोस्तों, तो उसे कहते हैं रीडायरेक्शन। मतलब कि आपने कोई आर्टिकल भेजा है किसी पोस्ट ऑफिस में पर आप नहीं चाहते कि उस एड्रेस में जाए, वो किसी और एड्रेस में जाए, तो उसे रीडायरेक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देख लेते हैं क्या होता है। इफ पोस्टल आर्टिकल, ये कब हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये पोस्टल आर्टिकल है ना, नोटिस ऑफ अराइवल वंस प्रेजेंटेड टू एड्रेसी। अगर आपका जो आर्टिकल है वो एड्रेसी के पास पहुंच गया है या फिर उनको नोटिस पहुंच गया है कि आपका आर्टिकल आ गया है, उसके बाद आप रीडायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले ही वो रीडायरेक्ट हो सकता है, उसके बाद वो रीडायरेक्ट नहीं हो सकता है। आगे देख लेते हैं, है ना। आगे है इंटरसेप्शन एंड प्लेस ऑफ रीडायरेक्शन। कहाँ से रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल कांट बी इंटरसेप्ट और रीडायरेक्ट वाइल इन ट्रांसमिट। ठीक है दोस्तों, जब आपके जो आर्टिकल है वो ट्रांसमिशन में है, अभी रास्ते में है, तो वहाँ से वो आर्टिकल रीडायरेक्ट नहीं हो सकते। रीडायरेक्ट करने के लिए आपको वो आर्टिकल डिलीवरी होना ज़रूरी है पोस्ट ऑफिस में। आफ्टर डिलीवरी जब वो पोस्ट ऑफिस में पहुँच जाएगी तो आप कॉल या लेटर के द्वारा उसे रीडायरेक्ट कर सकते हो, पर उससे पहले आप उसे रीडायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं क्लॉज नंबर 69 जो कि है कंडीशंस ऑफ फ्री रीडायरेक्शन। अगर आपको रीडायरेक्शन फ्री में करवाना है तो क्या क्या कंडीशंस आपको पूरी करनी होगी। ठीक है दोस्तों, वो देख लेते हैं। पोस्टल आर्टिकल्स रीडायरेक्टेड टू एनी प्लेस बाय इनलैंड पोस्ट। ठीक है दोस्तों, बाय एन ऑफिसर बाय पीओ एजेंट ऑफ एड्रेसी आफ्टर इट्स डिलीवरी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इनलैंड पोस्ट में ही होना चाहिए, पहली बात तो ये है। ठीक है, और वो किसी ऑफिसर के द्वारा या एड्रेसी के द्वारा हो। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या होगा। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल रीडायरेक्टेड बाय एन एजेंट ऑफ एड्रेसी हैज़ नॉट ओपनड। क्या कंडीशंस होनी चाहिए, देख लीजिए। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए, है ना, अगर अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स को रीडायरेक्ट करना है आपने एजेंट के द्वारा तो वो ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और अगर वो ओपन नहीं किया गया है तो उसे रिटर्न कर दीजिए, सीधे सीधे उसे रिटर्न कर दीजिए पोस्टमैन को और रीपोस्ट कर दीजिए वेयर यू वांट टू डिलीवर दैट ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, आप उसे वापस पोस्टमैन को दे दीजिए और रिपोस्ट कर दीजिए जहाँ पे आप वो डिलीवर करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया रीडिलीवरी अनरजिस्टर्ड आर्टिकल का। ऐसे ही सेम रहेगा रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए, प्लस रजिस्टर्ड आर्टिकल के केस में रहेगा कि जो रिसिप्ट होती है रजिस्टर्ड आर्टिकल की वो अनसाइंड होनी चाहिए, वो साइन नहीं होनी चाहिए। अगर वो साइन हो चुकी है तो आप रीडायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इसमें एक और चीज़, एचओसी है। आपके जो हेड ऑफ एचओसी है वो ऑथोराइज कर सकते हैं पोस्ट मास्टर को टू गिव अ रिसिप्ट फॉर रीडायरेक्ट आर्टिकल्स। ठीक है दोस्तों, एचओसी कैन ऑथोराइज पोस्ट मास्टर
टू गिव अ रिसीप्ट फॉर रीडायरेक्ट आर्टिकल्स, कि जो आपने आर्टिकल रीडायरेक्ट किए हैं उनकी भी आपको एक स्लिप मिले, एचओसी। ये ऑथोराइज्ड एचओसी ऑथोराइज कर सकते हैं पोस्ट मास्टर को कि जी आपने ये रीडायरेक्शन कर दिया, तो आप ये स्लिप ले लीजिए इसकी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका पेनल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। ठीक है, आपने अगर कोई कंडीशन का उल्लंघन किया है तो आपको क्या पेनल्टी लगेगी रीडायरेक्शन के उसमें, तो देख लेते हैं। रीपोस्टेड आफ्टर ओपनिंग आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी आर्टिकल को रीपोस्ट करते हैं आफ्टर ओपनिंग, ठीक है दोस्तों, और रीपोस्टेड एट एनी अदर प्लेस इन एंड द प्लेस एट इट वॉज डिलीवर्ड। ठीक है दोस्तों, ये है रीपोस्टेड एट एनी अदर प्लेस देन द प्लेस एट इट वॉज डिलीवर। ठीक है, अगर आप आर्टिकल को ओपन करने के बाद उसे रीपोस्ट करते हैं या फिर रीपोस्ट करते हैं किसी और जगह पे जहाँ पे उसे डिलीवर करना था उसके अलावा किसी और जगह पे, तो इन दोनों ही केस में इन्हें ट्रीट किया जाएगा फर्स्ट टाइम आर्टिकल के तौर पे, और आपको पूरा चार्ज करना होगा अकॉर्डिंग टू पोस्टेज चार्जेस। ठीक है दोस्तों, आप फ्री नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने यहाँ दोनों ही कंडीशंस ब्रेक किया। आपने एक तो आर्टिकल खोल दिया है और आपने किसी और ही एड्रेस पे भेजा है, तो दोनों ही कंडीशंस में, दोनों ही सिचुएशंस में आपको ये जो है फर्स्ट टाइम आर्टिकल एंड चार्ज देना होगा आपको पोस्टेज अकॉर्डिंगली। ठीक है दोस्तों अभी तक हमने देखा रीडायरेक्शन ऑन आर्टिकल्स। तो दोस्तों अब हम देखते हैं रीडायरेक्शन फी ऑन पार्सल्स, जो है क्लॉज नंबर 71। ठीक है, तो ये नॉट चार्जेबल है किन कंडीशंस में, पहले वो देख लेते हैं फिर चार्जेबल भी देखेंगे। ये नॉट चार्जेबल है ओरिजिनल एड्रेस एंड सब्स्टिट्यूट एड्रेस विद इन एरिया और डिलीवरी पीओ। अगर आपका जो ओरिजिनल एड्रेस है और जो आपने सब्स्टिट्यूट करके एड्रेस दिया है वो सेम डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के अंडर है तो वो चार्जेबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपका जो एड्रेस है वो सेम पोस्ट टाउन के अंडर है तो भी वो चार्जेबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, चार्जेबल कब रहेगा वो भी देख लेते हैं। चार्जेबल रहेगा वो अगर पोस्टेज अमाउंटिंग हाफ ऑफ प्रीपेड रेट ओनली व्हेन एड्रेसी गिव रिटन इंस्ट्रक्शन। ठीक है दोस्तों, अगर आपने जो पोस्टेज अमाउंट है वो हाफ ही दिया है प्रीपेड में, तो जो आपका हाफ रेट है वो देना होगा आपको, वो भी एड्रेस ही जो है आपके वो उसकी रिटन इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो चार्जेबल होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं, है ना। नो रीडायरेक्शन फी फ्रॉम सेंडर, है ना, इफ पार्सल रिटर्न अनक्लेम्ड इफ सेम डिलीवरी एरिया पोस्ट टाउन। ठीक है दोस्तों, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा सेंडर से अगर पार्सल रिटर्न हो गया है अनक्लेम्ड। ठीक है दोस्तों, और जो डिलीवरी एरिया था वो सही था और पोस्ट टाउन भी सही था, फिर भी कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर इन दोनों में से ही कोई भी चीज़ सही नहीं है तो हाफ ऑफ प्रीपेड रेट उनसे चार्ज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अनक्लेम्ड वापस आता है और आपका एरिया सही है, एरिया भी सही है, आपका एड्रेस भी सही था, फिर भी अनक्लेम्ड वापस आता है, फिर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा सेंडर से। अगर आपका इन दोनों में से कुछ भी सही नहीं है फिर आपको हाफ प्रीपेड रेट के हिसाब से चार्ज करना होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं आर्टिकल आपका क्लॉज नंबर 72 इंस्ट्रक्शन फॉर चेंजिंग रेजिडेंस। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या रहेगा, अगर आप जब भी अपना रेजिडेंस चेंज कर रहे हो तो आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन देनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको देना होगा डिटेल्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू प्लेस। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी नई जगह और पुरानी जगह दोनों रिटर्न में देनी होगी पोस्ट ऑफिस में। और पहले देख लेते हैं, आपकी जो इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए वो डायरेक्ट और सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, समझने में उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे आपको ये ज़रूर मेंशन करना होगा जो आपको हर एक आर्टिकल चाहिए या फिर कुछ सेलेक्टेड आर्टिकल्स आप अपनी नई प्लेस पे चाहते हो।
ठीक है, जो भी आपके रजिस्टर्ड मेल्स वगैरह है आपको सभी चाहिए, या फिर आप कुछ सेलेक्टेड आर्टिकल्स ही वहाँ पे चाहते हो। ठीक है दोस्तों, प्लस इसमें एक और चीज़ आपको मेंशन करनी होगी कि जिस व्यक्ति के नाम से, यानी कि आपके नाम से अगर वो या किसी और के नाम से वो आर्टिकल आता है, ये वही इसे रिसीव कर सकता है या उसके कोई फैमिली मेम्बर्स भी इसे रिसीव कर सकते हैं। ये भी इंस्ट्रक्शन आपको लिखित में देनी होगी पोस्ट ऑफिस में। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं इसके आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल। ठीक है दोस्तों, जितने भी लेटर मेल के आर्टिकल्स है उनमें से क्या क्या चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, ओरिजिनली पोस्टेड फॉर ट्रांसमिशन बाय इनलैंड पोस्ट। ठीक है दोस्तों, जो और नॉट बी रीडायरेक्टेड टू प्लेसेस नॉट सर्व बाय इनलैंड पोस्ट। ठीक है दोस्तों, ऐसे जो भी आर्टिकल्स है जो ओरिजिनली इनलैंड पोस्ट यानी कि हमारे देश के अंदर की पोस्ट में भेजे गए हैं, है ना, तो उनको आप रीडायरेक्ट नहीं कर सकते हैं फॉरेन पोस्ट के लिए, नॉट सर्व्ड बाय इनलैंड पोस्ट में, यानी कि फॉरेन पोस्ट में। ठीक है, कब तक नहीं कर सकते वो भी देख लेते हैं। विदाउट एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एड्रेसी इन रिटन। ठीक है, विदाउट, अगर आप एड्रेसी, जब तक एड्रेसी रिटर्न में इंस्ट्रक्शन नहीं देता है तब तक उसे फॉरेन में रिडायरेक्ट नहीं कर सकते हैं फॉरेन पोस्ट में, अनलेस द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन बाय फॉरेन पोस्ट आर फुलफिल्ड। ठीक है, जब तक जो कंडीशंस है फॉरेन पोस्ट की वो आपने पूरी नहीं कर दी है तब तक उसे ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं फॉरेन पोस्ट के लिए। ठीक है, और वो कंडीशंस क्या रहेगी, फॉरेन रेट्स के हिसाब से आपको पे करना होगा जितने भी चार्जेस होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला, अगर इफ़ अ पर्सन लिविंग इंडिया। ठीक है, अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है तो उन्हें क्या करना होगा। ठीक है, उन्हें एक इंस्ट्रक्शन लेटर लिखना होगा, है ना, और एक एजेंट को अपॉइंट करना होगा जो उनके पार्सल्स की डिलीवरी लेगा या देगा। ठीक है दोस्तों, बाकी देख लेते हैं, अनपेड एंड इनसफिशेंट पेड इन लैंड पैकेट्स। ठीक है, ऐसे पैकेट्स जो अनपेड हो गए और इनसफिशेंटली पेड। अनपेड का मतलब है बिल्कुल ही कुछ भी उनका पेड नहीं हुआ है। इनसफिशेंटली पेड का मतलब है उनमें से कुछ दे चुके हैं, कुछ नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे पैकेट्स को फॉरेन में रीडायरेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो आपने ना उनका पूरा पेड नहीं किया है आपने, अनलेस फुली प्रीपेड टू फॉरेन पोस्टल रिटेल। जब तक कि आप उसको फुली प्रीपेड नहीं कर देते हैं, उसके सारे चार्जेस नहीं भर देते, तब तक उनको फॉरेन पोस्टल रेट्स के अनुसार उन्हें बाहर आपके पास नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो थे आपके, अगर इफ़ अ पर्सन वांट टू चेंज हिज रेजिडेंस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अनडिलीवर्ड आर्टिकल्स। ठीक है दोस्तों, क्लॉज नंबर 74 में हम देखते हैं पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ अनडिलीवरेबल आर्टिकल्स। डिटेंशन पीरियड क्या है रहेगा अनडिलीवरेबल आर्टिकल्स का पोस्ट ऑफिस में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम आर्टिकल्स देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स में ये रहेगा। एलिजिबल आर्टिकल्स एंड इनकम्प्लीट एड्रेस। ठीक है दोस्तों, ऐसे आर्टिकल्स जो अस्पष्ट है और जिन पे पूरा एड्रेस नहीं है, ऐसे आर्टिकल्स को दोस्तों हम पोस्ट ऑफिस में डिटेन करके नहीं रख सकते, इन्हें आरएलओ भेज दिया जाता है। आरएलओ मतलब रिटर्न लेटर ऑफिस। ठीक है दोस्तों, रिटर्न लेटर ऑफिस में इन आर्टिकल्स को भेज दिया जाता है जिन्हें हम अपने पास डिटेन करके नहीं रख सकते। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कैसे हम उन आर्टिकल्स को अपने पास डिटेन करके नहीं रख सकते है ना। तो दोस्तों दूसरे आर्टिकल्स देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। ऐसे आर्टिकल्स जिनमें एड्रेस जो है वो अननोन एड्रेस है, या फिर जो आपके एड्रेस ही है वो लेफ्ट कर गए हैं अपने पुराने प्लेस को, या फिर नॉट फाउंड एट एड्रेस। ठीक है दोस्तों, इस केस में हम क्या करेंगे, जो आर्टिकल्स हैं उन्हें 7 दिनों तक हेड ऑफिस, सब ऑफिस और बीओ ब्रांच ऑफिस में रखा जाता है 7 दिनों के लिए। ठीक है दोस्तों, 7 दिनों तक डिटेन करके रख सकते हैं। 7 दिनों के बाद इनमें से जिन आर्टिकल्स में, ठीक है दोस्तों, नाम है सेंडर का प्लस एड्रेस है और कोई भी पोस्टेज ड्यू नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है, जिसमें कोई भी पोस्टेज ड्यू नहीं है। ठीक है दोस्तों, उन आर्टिकलों को, उन इंश्योर्ड आर्टिकलों को प्लस और अदर आर्टिकल्स को आरटीएस में रखा जाता है ना। बाकी आरटीएस किया जाता है, बाकी सभी आर्टिकल्स को आरएलओ में भेज दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, बाकी सभी
को आरएलओ में भेज दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते आगे देखते हैं टेलीग्राफ्स। ठीक है, अगर टेलीग्राफ्स भी जो आपके है वो भी अनडिलीवरेबल है बाय 3 days। ठीक है दोस्तों, 3 दिनों से ज़्यादा उन्हें भी डिटेन करके नहीं रखा जाता है। 3 दिनों के बाद उन्हें भी वहाँ से आप अपने पास डिटेन करके नहीं रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं डी में, अनडिलीवर्ड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पैकेट्स। ऐसे न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पैकेट्स जो कि डिलीवर नहीं हुए हैं अभी तक, इन्हें भी 7 दिनों तक डिटेन करके रख सकते हैं अपने पास। आफ्टर 7 days इन्हें डायरेक्ट टू सेंडर सेंड कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आफ्टर 7 days डायरेक्ट टू सेंडर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं एड्रेसी। ऐसे आर्टिकल्स जिन्हें रिफ्यूज़ कर दिया जाता है बाय द एड्रेसी, है ना, एड्रेसी के द्वारा जिन्हें रिफ्यूज़ कर दिया जाता है कि वो नहीं लेंगे आफ्टर द नोटिस, ऐसे आर्टिकल्स का क्या किया जाता है हम देख लेते हैं। रिफ्यूज़ टू टेक डिलीवरी आफ्टर नोटिस, मूव टू फॉरेन, नो इंस्ट्रक्शन। ठीक है दोस्तों, ऐसे आर्टिकल्स जिनका एड्रेसी के द्वारा डिलीवरी लेने से मना कर दिया गया आफ्टर नोटिस भी, या फिर ऐसे आर्टिकल जिनका एड्रेसी जो था वो फॉरेन को मूव कर गया विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, या फिर वो मर गए, है ना, और उनके कोई भी रिलेटिव नहीं है, तो ऐसे आर्टिकल्स को हम अपने पास डिटेन करके नहीं रख सकते हैं, हमें उन्हें आरएलओ में भेजना होता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ भेजना होता है हमें? आरएलओ में। आगे चल के देख लेते हैं। तो ये अभी तक हमने देखा कि क्या किन किन को हम अपने पास नहीं रख सकते डिटेन करके। ठीक है दोस्तों, और हमें इन्हें आरएलओ में भेजना होता है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या है एक्सेप्शंस वो देख लेते हैं। नंबर 1 एक्सेप्शन है रिफ्यूज्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल हैविंग क्लियर नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर। ऐसे रजिस्टर्ड आर्टिकल्स जिनको लेने से एड्रेसी ने रिफ्यूज़ कर दिया है, पर उसमें सेंडर का नाम और एड्रेस क्लियरली है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आर्टिकल्स का क्या किया जाएगा? ऐसे आर्टिकल्स को भेजा जाएगा टू बुकिंग पीओ बाय एचओएसओ। ठीक है, हेड ऑफिस या सब ऑफिस में से उन्हें बुकिंग पीओ, जहाँ से उनकी बुकिंग हुई थी आर्टिकल की, वहाँ पे भेजा जाएगा ताकि वो जो आपके सेंडर हैं उनके पास डिलीवर हो जाए। ठीक है दोस्तों, except those articles on which postage or any sum due are sent to HO। ऐसे आर्टिकल्स को छोड़कर जिनमें कुछ पोस्टेज और सम देने के लिए रह गया है, ऐसे आर्टिकल्स को एचओ में भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि एसओ के पास अथॉरिटी नहीं होती है डेली डिस्पैच करने की आरएलओ में। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हम आगे, है ना। नंबर 2 पे कौन से आते हैं? unclaimed and refused insured article plus refused insured articles और वैल्यू पेबल आर्टिकल्स। ठीक है दोस्तों, ऐसे रिफ्यूज्ड और अनक्लेम्ड आर्टिकल्स, ठीक है, उनको क्या किया जाता है? रिटर्न टू बुकिंग पीओ, उनको वापस भेजा जाता है बुकिंग पोस्ट ऑफिस में जहाँ से उनकी बुकिंग हुई थी। अगर वहाँ पे भी बंदा आपका जो सेंडर है वो फाउंड नहीं होता है, तो फिर वो आरएलओ में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी लास्ट में आरएलओ में ही आ जाएंगे। आगे देख लेते हैं हम आपका क्लॉज नंबर 75 जो है हमारा डिस्पोजल ऑफ आर्टिकल्स सेंट टू आरएलओ। ठीक है दोस्तों, आफ्टर जब हमने आरएलओ में आर्टिकल्स भेज दिए तो उसके बाद क्या होता है? ठीक है दोस्तों, पहले देख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है। इफ़ एड्रेस नॉट फाउंड, ठीक है दोस्तों, आर्टिकल्स हैविंग नेम और एड्रेस ऑफ सेंडर ऑन कवर। ठीक है, जिनमें तो नाम और एड्रेस होता है कवर में सेंडर का, वो तो रिटर्न टू बुकिंग पीओ फॉर डिलीवरी टू सेंडर। ठीक है दोस्तों, वो तो बुकिंग पोस्ट ऑफिस में भेज दिया जाता है सेंडर की डिलीवरी के लिए। बाकी जिनमें सेंडर का नाम और एड्रेस नहीं होता है उन आर्टिकल्स को ओपन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई इन्फॉर्मेशन फाउंड होती है तो उनका आरटीएस किया जाता है, अगर नहीं होती है तो आरएलओ में ही उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं रिफंड आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स टू डेड पर्सन। ऐसे आर्टिकल्स जो वापस आ गए हैं, है ना, या फिर डेड पर्सन को भेजे थे, उन्हें आरएलओ में ही डिस्पोज कर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 76 क्लॉज नंबर ऑब्लिगेशन ऑफ सेंडर टू पे पोस्टल चार्जेस। ठीक है, डाक शुल्क देने के लिए प्रेषक का दायित्व। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख लेते हैं सेंडर इज बाउंड टू पे एनी पोस्टेज और सम ड्यू ऑन अनडिलीवर रिफ्यूज्ड आर्टिकल रिटर्न्ड टू हिम।
ठीक है। ऐसे कोई भी आर्टिकल, रजिस्टर्ड आर्टिकल या फिर कोई भी आर्टिकल जो वापस आ चुके हैं सेंडर के पास अनक्लेम्ड, अनडिलीवर्ड या फिर रिफ्यूज किए गए एड्रेसी के द्वारा, उन पे कोई भी सम अगर सम और पोस्टेज देने को बाकी है तो सेंडर को उसे देना होगा। ठीक है, सेंडर को उसे देना ही होगा। अगर फिर भी वो रिफ्यूज़ करते हैं, जो सेंडर है फिर भी वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं देने से, तो उनको फाइन किया जाएगा अंडर पीओ एक्ट। ठीक है दोस्तों, अंडर पीओ एक्ट उनको फाइन किया जाएगा, जो कि हमने क्लॉज 52 में पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, क्लॉज 52 में हमने ये पढ़ा है, अंडर पीओ एक्ट उनको फाइन किया जाएगा। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं इंक्वायरी एंड कंप्लेंट्स। ठीक है दोस्तों, ये देख लेते हैं हम इंक्वायरी एंड कंप्लेंट्स में क्लॉज नंबर 77 जो है सजेशन एंड कंप्लेंट बुक। ठीक है दोस्तों, अवेलेबल एट ऑल पीओ। जो हमारी सजेशन एंड कंप्लेंट्स बुक रहती है वो हर पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल होती है, और जो इसका वर्किंग आवर्स होता है उनमें ये अवेलेबल रहती है हर एक पोस्ट ऑफिस में। अब देख लेते हैं हम क्लॉज नंबर 78 में अथॉरिटी। अथॉरिटी किसके पास होती है? हमारी जो कंप्लेंट्स बुक होती है और सजेशन बुक होती है इसकी। ठीक है दोस्तों, इसकी जो अथॉरिटी रहती है वो रहती है आपके लोकल एसपी के पास, लोकल जो आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट हैं उनके पास। ठीक है, इन ऑर्डर टू फर्स्ट क्लास एचपीओ, अगर आपका फर्स्ट क्लास एचपी हो तो वहाँ पे जो आपके पोस्ट मास्टर इंचार्ज है तो उनके पास इसकी अथॉरिटी रहती है कंप्लेंट बुक की और सजेशन बुक की। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्लॉज नंबर 79 में ट्रांसमिशन ऑफ पब्लिक कंप्लेंट्स। पब्लिक कंप्लेंट्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है? ठीक है दोस्तों, तो पहले देख लेते हैं हम उन कंप्लेंट्स का। बोनाफाइड कंप्लेंट्स अगेंस्ट सर्विस, अगर पोस्ट ऑफिस की सर्विस के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है प्लस या कोई पुरानी कंप्लेंट का रिमाइंडर है, ठीक है दोस्तों, तो वो फ्री ऑफ चार्ज है, फ्री ऑफ चार्ज ट्रांसमिट किया जाता है आगे उच्च अधिकारी के पास, इफ़ टेंडर्ड इन ओपन कवर एट एन पीओ। ठीक है दोस्तों, अगर वो ओपन कवर में दी जाती है किसी भी पोस्ट ऑफिस में तो वो फ्री ऑफ चार्ज है। ठीक है दोस्तों, अगर वो बाय पोस्ट दे रहे हो आप तो आपको उसके लिए एज पर पोस्टल चार्जेस चार्ज करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं वीपी आर्टिकल्स। ठीक है दोस्तों, वैल्यू पेबल आर्टिकल्स के अगेंस्ट जो आपकी कंप्लेंट है वो टेंडर्ड एट पीओ वेयर वीपी वॉज पोस्टेड। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे आपने वो पोस्ट किया था वहाँ पे वो टेंडर्ड होगी, प्लस आपकी जो इंक्वायरी होगी वो फ्री होगी इसके लिए। ठीक है, जो वैल्यू पेबल आर्टिकल्स हो गए उनके लिए जो आपकी इंक्वायरी होगी वो फ्री होगी और उस पोस्ट ऑफिस पे होगी जहाँ पे आपने वो पे किया था। ठीक है सर, आगे देख लेते हैं। कंप्लेंट सेंड बाय पोस्ट मस्ट बी प्रीपेड। ठीक है सर, जैसा कि हमने अभी पीछे भी पढ़ा, कंप्लेंट सेंड बाय पोस्ट अगर आप ओपन लेटर में देते हो तो आपको फ्री है, अगर आप पोस्ट के द्वारा कर रहे हो तो आपको वो प्रीपेड करना होगा। विदाउट प्रीपेड चार्जेस ना, जो पोस्टेज अनपेड हो गए या फिर अनसफिशिएंटली पेड होगा आपका, तो वो कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है सर, क्लॉज नंबर 80 देख लेते हैं। सर्कल कंप्लेंट्स ऑफिसर। सर्कल कंप्लेंट्स ऑफिसर क्या होते हैं वो देख लेते हैं। विजिलेंस ऑफिसर एट अटैच्ड टू एचक्यू ऑफ ईच सर्कल। ठीक है सर, हर एक सर्कल में एक विजिलेंस ऑफिसर अटैच्ड होते हैं जिनका काम होता है निगरानी करना कंप्लेंट्स की, कैसे कंप्लेंट्स आ रही है। ठीक है सर, उनको देखना। तो देख लेते हैं आगे, प्रॉपर अटेंशन टू फास्ट डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स। ठीक है सर, जैसा कि हम कह रहे थे कि प्रॉपर अटेंशन, हर एक कंप्लेंट पे प्रॉपर अटेंशन और कंप्लेंट जल्दी से डिस्पोज हो जाए, कंप्लेंट जल्दी से ख़त्म हो जाए, ये उनका काम होता है। ठीक है सर, ये किसका काम होता है? विजिलेंस ऑफिसर का, है ना। वेयर एनी कंप्लेंट इज डिलेड और रिप्लाई रिसीव्ड अनसेटिस्फैक्ट्री इज सीसीओ इज रेफर्ड। ठीक है सर, ऐसी कंप्लेंट है जहाँ पे देरी हो रही है या फिर रिप्लाई जो आया है कंप्लेंट करने वाले की तरफ से वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, वहाँ पे सीसीओ इज़ रेफर्ड। ठीक है सर, सीसीओ जो होता है वो आता है आपका सर्कल कंप्लेंट विजिलेंस ऑफिसर। ठीक है सर, सर्कल कंप्लेंट विजिलेंस ऑफिसर को रेफ़र किया जाता है कहाँ पे? जहाँ पे आपकी कंप्लेंट डिले हो रही है या फिर जो आपका रिप्लाई आया है वो अनसेटिस्फैक्ट्री आया है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे है आपका पीरियड ऑफ कंप्लेंट्स। जो आपकी कंप्लेंट्स है उनका पीरियड क्या रहेगा, अब वो देख लेते हैं सर। नंबर 1 पे है मनी ऑर्डर और वैल्यू पेबल आर्टिकल्स। मनी ऑर्डर के लिए जो आपके है 12 मंथ्स रहेगा सर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, और 2 इयर्स रहेगा अगर आपने जो मनी ऑर्डर इशू किया है वो फील्ड पोस्ट ऑफिस से किया है। ठीक है सर, 12 मंथ्स नॉर्मल
पोस्ट ऑफिस में, 24 मंथ्स और 2 ईयर फील्ड पोस्ट ऑफिस में। ठीक है सर, अगला देख लेते हैं लॉस और डैमेज ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, इंश्योर आर्टिकल्स। ठीक है सर, लॉस एंड डैमेज ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए 3 मंथ्स फ्रॉम द पोस्टिंग ऑफ आर्टिकल। ठीक है सर, ये रहेगा आपका। नंबर 3 पे रहेगा आपका अदर कंप्लेंट्स ऑफ इनलैंड पोस्ट ऑफिस। कोई भी कंप्लेंट आपकी इनलैंड पोस्ट ऑफिस में 6 मंथ्स फ्रॉम द इंसिडेंट, कोई भी आपकी कंप्लेंट है, कोई भी इंसिडेंट हुआ उसके रिगार्डिंग आपने कंप्लेंट करनी है, तो बाय द विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट, आप जिस दिन आपके साथ वो इंसिडेंट हुआ या जिसके रिगार्डिंग आपको कंप्लेंट करनी है, उस इंसिडेंट्स के 6 महीने के अंदर आपको वो कंप्लेंट करना होगा। ठीक है सर, मिसकैरेज नंबर 4 पे देख लेते हैं, मिसकैरेज, लॉस, डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टल ऑर्डर। आपने कोई पोस्ट ऑफिस के द्वारा ऑर्डर मंगवाया और उसका मिसकैरेज हो गया या फिर लॉस हो गया, वो गुम गया है या फिर उसमें टूट फूट हो गई है, तो ऐसे ऑर्डर के लिए आपको 12 महीने के अंदर आपको वो कंप्लेंट करनी होती है। ठीक है सर, ये आपका क्लॉज नंबर 81 था, पीरियड ऑफ कंप्लेंट्स। ठीक है सर, आगे देख लेते हैं क्लॉज नंबर 82 जो है आपका पर्टिकुलर टू बी गिवन इन कंप्लेंट्स। ठीक है सर, अभी हमने देखा पीरियड ऑफ कंप्लेंट, अब जब आप वो कंप्लेंट ही करेंगे तो उन कंप्लेंट्स के साथ आपको क्या देना है, ये वो है। ठीक है सर, उसमें इसमें हम वो पढ़ेंगे रिलेटिंग टू आर्टिकल फॉर विच रिसिप्ट इज़ यूज। ठीक है सर, जिस आर्टिकल की रिगार्डिंग आपने वो कंप्लेंट की है उसके लिए जो आपको रिसिप्ट दी गई है वो रिसिप्ट आपने देनी है। ठीक है सर, आर्टिकल के लिए। दूसरे नंबर पे देख लेते हैं लॉस और डिले टू अनरजिस्टर्ड मेल। ठीक है सर, अगर आपको लॉस और डिले हुआ है, लॉस या डिले हुआ है किसी अनरजिस्टर्ड मेल में, तो आपने क्या करना है वो भी देख लेते हैं। टाइम एंड डेट ऑफ पोस्टिंग ये बताना है आपको, लेटर बॉक्स इन्फॉर्मेशन देना है आपको, कौन से लेटर बॉक्स में आपने पोस्ट किया था वो। ठीक है सर, जिससे आपकी वो डिले हो गई है। फुल एड्रेस ऑन आर्टिकल, आपका पूरा एड्रेस बताना है आपको जो आपने आर्टिकल में लिखा था कि किस वजह से वो डिले हो गई है, ताकि उसका समाधान जल्दी हो पाए। और आपको इफ़ अगर आपका डिले हुआ है तो उस केस में आपको जो आपका कवर है ना, रैपर है, वो देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रैपर दोगे तो ये आपका कंप्लेंट का पूरा वो सॉल्व हो पाएगा। ठीक है सर, आगे देख लेते हैं लॉस ऑफ कंटेंट्स। अगर आपके कोई कंटेंट लॉस हुआ है तो उसमें आपको इंफॉर्मेशन ऑफ मिसिंग कंटेंट्स, जो आपकी चीज़ गुम हुई है उसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी, प्लस कवर देना होगा, है ना। जो आपका पैकेट आया था जिसमें से वो गायब हुआ है वो कवर आपको देना होगा पोस्ट ऑफिस में। ओवर चार्जेस, जिस चीज़ के लिए आपको ओवर चार्ज किया गया है वो कवर देना होगा, प्लस आर्टिकल ओपन बिफोर पोस्ट मास्टर, और आपका जो आर्टिकल है वो पोस्ट मास्टर के सामने ओपन होना चाहिए। ठीक है सर, ये दो कंडीशंस इसके लिए भी है। पीओएसबी के लिए देख लेते हैं हम, अकाउंट नंबर देना होगा, प्लस आपको ऑफिस एट विच ओपन, उस ऑफिस की जानकारी देनी होगी जहाँ पे ये ओपन है। ठीक है सर, लास्ट देख लेते हैं हम 6 नंबर पे क्या है, लॉस, मिसकैरेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स। ठीक है सर, इसमें आपको ऑर्डर नंबर देना होगा, जिस ऑर्डर नंबर से आपने मंगवाया था, और परचेज ऑफिस प्लस डेट देनी होगी, कहाँ से आपने परचेज किया प्लस डेट। ठीक है सर, ये सब आपको देना होगा अगर आपने कंप्लेंट्स को आपने रजिस्टर करना है। ठीक है सर।